हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी का कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास में अभी बहुत ही कम टाइम रह गया है सीटेट को होने में। तो कुछ वीडियोस हैं जो रिवीजन के तौर पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी इंग्लिश पेडागोजी की। तो आज की वीडियो में मैंने ये कोशिश की है कि एक कंप्लीट सिलेबस आप लोगों के साथ में एक ही वीडियो में डिस्कस कर लिया जाए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले अपने आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आप ये एक वीडियो भी देख लेते हैं इंग्लिश पेडागोजी के लिए तो मोर देन इनफ रहेगा आपके लिए। ठीक है, सारा जो सिलेबस है वो मैंने इसमें कवर किया है आप लोगों के लिए। ठीक है, और अगर किसी को डिटेल में चाहिए तो आप प्लेलिस्ट उठा करके देख सकते हैं, पुरानी प्लेलिस्ट, उसमें कंप्लीट सिलेबस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का डिस्कशन। इसको मैंने कोशिश किया था कि हम लाइव डिस्कस करें, बट कुछ नेटवर्क या कुछ प्रॉब्लम था, इशू था, टेक्निकल इशू था, जिसकी वजह से वो लाइव ठीक से नहीं हो पाया। बाकी मैंने लाइव सुबह कोशिश किया था कि इसको हम लाइव डिस्कस करें। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो आप चाहें तो भाई इसको एक बार में देख लें, 2 बार में देख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। चलिए, तो अगर हम बात करें इसका फर्स्ट टॉपिक इंग्लिश पेडागोजी का, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज़ लैंग्वेज? तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज़ अ मीन बाय विच अ पर्सन कम्युनिकेशन इज थॉट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस एंड इमोशंस। आप सभी जानते हैं भाषा क्या है भाई, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को आपस में आदान प्रदान करते हैं। सीधी सीधी सी बात है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज़ आर्बिट्ररी। ठीक है, आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखनी है, पूछी जाती है आपसे। ये मैं थोड़ा सा ऑरली बता करके चल रही हूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर रखा है ये वाला। लैंग्वेज इज़ आर्बिट्ररी है, कॉम्प्लेक्स है लैंग्वेज जो है। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम, एक सिस्टमेटिक वे में चलती है। डायनेमिक है आपकी लैंग्वेज, चेंज हो जाती है, जैसे कि हम कई बार कहते भी हैं कि कोस कोस पे जो है आपकी पानी और आपका वाणी जो है वो चेंज होता है। लैंग्वेज इज़ प्रोडक्टिव। ठीक है, ये आपका क्या है, एक प्रोडक्टिव होती है लैंग्वेज जो होती है वो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का बन जाता है। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? एक सब कॉन्शियस प्रोसेस है, एफर्टलेस प्रोसेस है, यानी कि आपको पता भी नहीं चलता और एक भाषा को आप सीख जाते हैं। जैसे कि आपने अपनी मदर टंग को सीखा है। ठीक है, आपने अपने घर में अपनी मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची को बोलते हुए एक लैंग्वेज को सुना और आप सीख गए। अगर आप हिंदी फैमिली से हैं तो आप हिंदी सीख जाएंगे, इंग्लिश फैमिली से है तो इंग्लिश सीख जाएंगे, मराठी, गुजराती, पंजाबी, जिस भी फैमिली से आप बिलोंग करते हैं वहाँ की भाषा को आप बहुत ही इजीली क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। उस भाषा को क्या कहा जाता है? लैंग्वेज 1 कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए आपको एक्विजिशन वर्ड अलग से बिल्कुल मेंशन हो। अगर आपसे पूछा जाए कि लैंग्वेज 1 को क्या किया जाता है, एक्वायर किया जाता है या लर्न किया जाता है, आप कहेंगे एक्वायर किया जाता है। मदर टंग को कहा जाए कि एक्वायर किया जाता है या लर्न किया जाता है, आप कहेंगे एक्वायर किया जाता है। इसको हम कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज या फिर वर्नाकुलर लैंग्वेज। एक नया नाम भी कई बार पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सारी लैंग्वेजेस के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो भी है इनका सबका एक ही मतलब है। इन सब लैंग्वेजेस को आप क्या करते हैं, आप इनको एक्वायर करते हैं, कहीं ना कहीं अर्जन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं लैंग्वेज लर्निंग आपका। अब लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है? लैंग्वेज लर्निंग वो होता है जब हम क्या करते हैं, व्हेन वी लर्न द न्यू लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ ग्रामर, रूल्स एंड वोकेबलरी। जब हम ग्रामर के रूल्स और वोकेबलरी की मदद से किसी भी भाषा को सीखते हैं तो उसको हम लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। जब हम एक अच्छा खासा एफर्ट देते हैं किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, जैसे कि अपनी इंडिया में आप देखते हैं कि बच्चे जो है वो हिंदी या अपनी मदर टंग बहुत ही इजीली सीख जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का इंग्लिश में क्या रहता है, हाथ टाइट रहता है और उनको क्या करना पड़ता है, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस करनी पड़ती है या फिर कोचिंग लेना पड़ता है या फिर एफर्ट देना पड़ता है इंग्लिश को सीखने के लिए। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लैंग्वेज 2, यानी कि सेकेंड लैंग्वेज कहा जाता है। आप इसको फॉरेन लैंग्वेज भी कह सकते हैं, आप इसको टारगेट लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा टारगेट रहता है सीखने का, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, टारगेट लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी टारगेट लैंग्वेज की बात की जाए कि वो सीखी जाती है या फिर एक्वायर की जाती है, तो वो हमेशा क्या की जाएगी, लर्न की जाएगी। टारगेट लैंग्वेज जो होगी आपकी वो एक्वायर नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब अगर हम एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देखें, सॉरी,
देखिए, अगर हम बात करें इस बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और, तो हमारे यहाँ पे कुछ लगभग 1600 भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं। 22 भाषाएं जो है 22 लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, 13 आपकी स्क्रिप्ट हैं और 720 क्या है आपके डायलेक्ट्स हैं। ये कुछ मोटे मोटे इन्फॉर्मेशन आप याद रख सकते हैं अगर पूछ लिया जाए पेपर में। सीटेट में वैसे कम पूछा जाता है इस तरीके की जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है लैंग्वेज के चैप्टर में जो कि आपके हैं नॉम चॉम्स्की। ठीक है, इनके बारे में हम समझेंगे थोड़ा सा। नॉम चॉम्स्की कौन है? नॉम चॉम्स्की बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बात करते हैं, जिसको कि हम LAD कहा जाता है। ये कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ पैदा होता है। याद रखना है आपको, वो भाषा के साथ, लैंग्वेज के साथ पैदा नहीं होता है। वो कहते हैं कि इस डिवाइस के साथ पैदा होता है। इस डिवाइस का मतलब क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा अर्जन कि जो यंत्र होता है, भाषा वर्जन यंत्र के साथ पैदा होता है कि बच्चा जो होता है वो किसी भी भाषा को इजीली एक्वायर कर लेता है। एक ऐसे डिवाइस उसके अंदर होती है। कोई मेमोरी कार्ड टाइप की चिप आपको दिखेगी नहीं, लेकिन ये बाय बर्थ बच्चे के अंदर होती है कि बच्चा जिस भी एनवायरनमेंट में रहता है उस भाषा को क्या कर लेता है? बच्चा एक्वायर कर लेता है। एक इस तरीके की डिवाइस बच्चे के अंदर जन्म से होती है। इस बारे में कौन बात करते हैं? नॉम चॉम्स्की बात करते हैं। एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से आपका। यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में बात करते हैं, जनरेटिव ग्रामर के बारे में बात करते हैं नॉम चॉम्स्की। इनका कहने का मतलब है कि जो भी जितनी भी भाषाएं होती है उनकी कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है जो सबका बेस होती है, जिसको कि बच्चा जो है वो ईजिली सीख जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं फटाफट से, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब हम बात करते हैं बाइलिंगुअल की। बाइलिंगुअल क्या होता है इसको समझेंगे थोड़ा सा। बाइलिंगुअल कौन होता है, किसको हम बाइलिंगुअल कहते हैं? बाइलिंगुअल क्या होता है? बाइलिंगुअल का मतलब होता है अ पर्सन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस इज कॉल्ड बाइलिंगुअल। जो बंदा 2 भाषाओं का ज्ञान रखता है उसको हम बाइलिंगुअल कहते हैं। आपकी क्लासरूम में अगर 2 भाषाएं बोली जा रही हैं, एक आप इंग्लिश में बात करते हैं, एक आप मदर टंग में बच्चों को समझाते हैं, तो इसका मतलब आपकी क्लास क्या है? बाइलिंगुअल चल रहा है आपका जो क्लास है। ये हमारा लेक्चर किस तरीके का है? बाइलिंगुअल ये क्लास चल रही है, क्योंकि मैं आपकी इंग्लिश की क्लास ले रही हूँ और मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ, तो ये क्या है? बाइलिंगुअल है। पॉलीग्लोट्स क्या होता है? पॉलीग्लोट्स होता है अ पर्सन हु कैन स्पीक 5 to 10 लैंग्वेजेस, जो कि 5 से 10 भाषाएं एक बंदा जो है वो बोल लेता है, मतलब 5 से ऊपर भाषाएं बोल लेता है, उसको हम कहते हैं पॉलीगॉट्स। जैसे कि आप हिंदी बोल लेते हैं, इंग्लिश बोल लेते हैं, मराठी, गुजराती, एसएमईज, आपको 5-6 भाषाओं का अच्छा खासा ज्ञान है, तो आपको कहा जाएगा कि पॉलीग्लॉट्स। ठीक है। मल्टीलिंग्वलिज्म क्या होता है? अ पर्सन हु यूज मैनी लैंग्वेजेस। मल्टीलिंग्वलिज्म क्या होता है? जो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान जिसे रहता है उसको मल्टीलिंग्वलिज्म कहते हैं। जैसे कि आपका क्लासरूम, अगर आप क्लासरूम में जाते हैं, वहाँ पे 25 बच्चे हैं, तो हो सकता है 25 बच्चों में से सारे के सारे बच्चे जो हैं वो अलग अलग भाषा से बिलोंग करते हों, अलग अलग भाषा जानते हों, अलग अलग उनकी मदर टंग हो, तो आपकी क्लासरूम क्या कहलाई जाएगी? मल्टीलिंग्वलिज्म क्लासरूम होगी आपकी। ठीक है। और आपको एक चीज़ याद रखनी, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, मल्टीलिंग्वलिज्म जो है उसको आपको क्या करना है? एज अ रिसोर्स यूज़ करना है, एज अ एसेट यूज़ करना है। मल्टीलिंग्वलिज्म इज़ नॉट अ लिमिटेशन। ठीक है। मल्टीलिंग्वलिज्म क्या है? लिमिटेशन नहीं है, वो क्या है? आपका एक एसेट है। ठीक है। उसको आपको एक एसेट की तरह यूज़ करना है और उसको बेस बना करके बच्चे को आपको टारगेट लैंग्वेज को सिखाना है। ठीक है। ये आपके बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मदद करती है। ठीक है। अब NCF 2005 की बात कर लेते हैं। NCF 2005 जो है वो आपका, वो भी मल्टीलिंग्वलिज्म को और मदर टंग को कहीं ना कहीं क्या करता है? बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है कि बच्चे को प्राइमरी लेवल पर जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो किस में दी जानी चाहिए? मदर टंग में दी जानी चाहिए। NCF कहता है कि आपका जो बैग है उसका बर्डन जो है वो कम किया जाना चाहिए, यानी कि सिर्फ किताबें भरने से कुछ नहीं होता, और जो आपका जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको क्या करना चाहिए? हमें रियल लाइफ से उसको जोड़ना चाहिए। कॉन्सेप्ट जो है उसको रियल लाइफ में सिखाना चाहिए। अगर आपको बच्चे को ग्रामर सिखानी है तो उसको कहाँ सिखाएंगे हम? कॉन्टेक्स्ट में सिखाएंगे उसको हम। ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट वर्ड बड़ा ही पॉजिटिव वर्ड है इंग्लिश की पेडागोजी में, कि आपको बच्चे को कोई भी चीज़ें सिखानी है तो आप क्या करेंगे? उसको रूल्स नहीं रटवाएंगे, बल्कि आप उसको कॉन्टेक्स्ट में सिखाएंगे, रियल लाइफ से जोड़ करके सिखाएंगे। अगर मैं बात करूँ 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में, कोठारी कमीशन का जो बात की जाती है एक, तो अगर हम बात करें 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है, तो अगर हम बात करें हिंदी स्टेट की, तो वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एक जो है वो यूज़ होनी चाहिए, और इन 3 भाषाओं में जो आपकी जो शिक्षा है वो होनी चाहिए। नॉन हिंदी स्टेट्स जो है जहाँ पर हिंदी यूज़ नहीं की जाती है, वहाँ पे एक वहाँ की रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, एक हिंदी और एक इंग्लिश, यानी कि इन 3 भाषाओं में आपका जो शिक्षण है वो होना चाहिए। ये होता है आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ठीक है। अगर हम बात करें आगे, तो एक क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएशन बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज।
कौन सा एक फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है इन दोनों के अंतर में, लैंग्वेज लर्निंग में और लैंग्वेज एक्विजिशन में? ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, असेसमेंट इन लैंग्वेज, टेक्स्ट बुक ऑफ लैंग्वेज, या फिर लैंग्वेज का एनवायरनमेंट? तो बिल्कुल आपका क्या रहेगा, लैंग्वेज का एनवायरनमेंट। क्वेश्चन इस तरीके से घुमाकर पूछा जाता है आपसे। देखो, लैंग्वेज की लर्निंग में और लैंग्वेज के एक्विजिशन में सिर्फ एनवायरनमेंट का फर्क होता है। भाई आपको इंग्लिश के लिए भी वही एनवायरनमेंट मिले जो इंडिया में हमें हिंदी के लिए मिलता है, तो क्या आपको लैंग्वेज लर्निंग करने की ज़रूरत पड़ेगी इंग्लिश को? क्या आपको अलग से कोचिंग लेने की ज़रूरत पड़ेगी? क्या स्पीकिंग सीखने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। आप इंग्लिश को भी ईजिली एक्वायर कर पाएंगे अगर आपको इंग्लिश के लिए भी वही माहौल मिलता हो जो आपको हिंदी के लिए मिलता है। तो इसका मतलब सारा खेल किसका है, एनवायरनमेंट का है। लर्निंग और एक्विजिशन में एक सबसे बड़ा अंतर क्या है, एनवायरनमेंट कहा जाता है। ठीक है, चलिए फटाफट से बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005, इंग्लिश इज अ डैश लैंग्वेज। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेशनल करिकुलम के अकॉर्डिंग इंग्लिश जो है वो कौन सी लैंग्वेज है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, आप पेपर में देखेंगे एक पेपर में इसका आंसर सेकेंड लैंग्वेज दे रखा है और एक में आपको ग्लोबल लैंग्वेज दे रखा है। वहाँ पे एक ही डिफरेंस है, जब भी आपसे एक सिंपल भाषा में पूछा जाए तो आपको बोलना है इंग्लिश जो है वो सेकेंड लैंग्वेज है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 ये इंग्लिश क्या है, आपकी सेकेंड लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन यहीं इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट आ जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इंग्लिश इन इंडिया इज़ अ डैश मल्टीलिंगुअल कंट्री, अगर आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए कि इंग्लिश इन इंडिया इज़ अ डैश मल्टीलिंगुअल कंट्री अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, तब आप क्या करेंगे, तब आप सेकंड लैंग्वेज के साथ नहीं बल्कि ग्लोबल लैंग्वेज के साथ जाएंगे। ठीक है, जब भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा तो आप ग्लोबल पे जाएंगे। अगर आपको इंडिया नहीं दिखाई देता है क्वेश्चन में तो आप सीधा सीधा सेकंड लैंग्वेज के साथ जाएंगे। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वरना आप अपना एक नंबर आराम से खो देंगे। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी है, आपको आराम से एक नंबर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें लैंग्वेज स्किल के बारे में तो 4 स्किल होती है, आप सभी जानते हैं, LSRW, यही इनका सीक्वेंस होता है, इसी सीक्वेंस में ये सीखी जाती है। सॉरी, क्या हो गया इसको, हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है आपका, सॉरी लैंग्वेज स्किल्स क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग आपकी। ठीक है, जिसमें कि 2 स्किल जो होती है आपकी, ये आपकी प्राइमरी स्किल होती है और रीडिंग और राइटिंग आपकी सेकेंडरी स्किल होती है। ठीक है, दोनों की दोनों, ये आप चारों आपको इसी सीक्वेंस में, अगर पूछा जाए कि इनका सीक्वेंस क्या है तो LSRW, इसी सीक्वेंस में ये सीखी जाती है। बच्चा सबसे पहले सुनना सीखता है, फिर सुनना सीखता है तो क्या मतलब जब वो पैदा होता है तब से सुन रहा होता है, फिर वो स्पीकिंग करता है, फिर उसके बाद में वो रीडिंग करता है और उसके बाद में वो लास्ट में लिखना सीखता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को कुछ और तरीके से पूछा जाता है कि आपकी जो रिसेप्टिव स्किल होती है वो कौन सी होती है। तो आपको याद रखना है लिसनिंग और रीडिंग दोनों आपकी क्या होती है, रिसेप्टिव स्किल होती है। लिसनिंग यानी कि जब आप सुनते हैं किसी चीज़ को तो आप क्या करते हैं, रिसीव करते हैं नॉलेज को, और जब आप रीड करते हैं तब भी आप क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो ये दोनों क्या है, आपकी रिसेप्टिव स्किल है। ठीक है, याद रखनी है आपको ये चीज़। और प्रोडक्टिव स्किल कौन सी होती है, तो 2 आपकी प्रोडक्टिव स्किल होती है, जो स्पीकिंग होती है और जो राइटिंग होती है। दोनों आपकी क्या है, प्रोडक्टिव स्किल है, क्योंकि जब आप स्पीक करते हैं, जब आप बोल रहे होते हैं तब आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मैं कुछ बोल रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, कुछ प्रोड्यूस कर रही हूँ। अगर मैं कुछ लिखती हूँ, ABC कुछ आप लिख रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन लिसनिंग में और रीडिंग में आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, सिर्फ आप ग्रहण कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं। तो वो दोनों रिसेप्टिव हैं। प्रोडक्टिव स्किल होती है आपकी स्पीकिंग और राइटिंग। अगर हम बात करें 2 वर्ड्स की, एक होता है फ्लुएंसी और एक होता है एक्यूरेसी। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए फ्लुएंसी के बारे में, क्वेश्चन फ्लुएंसी से रिलेटेड आता है, तो आप स्पीकिंग पे जाएंगे, क्योंकि जब भी स्पीकिंग की बात आती है तो वहाँ पे हम सबसे पहले इंपॉर्टेंस देते हैं फ्लुएंसी को। स्पीकिंग में कहीं ना कहीं आप एक्यूरेसी को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हम कहते हैं कि बच्चा एटलीस्ट बात तो करे फ्लुएंटली, बेशक वो पूरी तरीके से एक्यूरेट ना बोले। जैसे कि आपको कहा जाता होगा कि इंग्लिश बोलने की कोशिश तो की जाए, बेशक आप पूरा एक्यूरेट ना बोलें लेकिन फ्लुएंट होना चाहिए। ठीक है, फ्लुएंसी जब होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक्यूरेसी को हम इग्नोर कर देते हैं स्पीकिंग में। और राइटिंग के मामले में अगर हम बात करें तो राइटिंग में क्या होती है, एक्यूरेसी देखी जाती है, वहाँ पे फ्लुएंसी नहीं होती, वहाँ पे क्या होती है, एक्यूरेसी होती है। जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि वो कितनी एक्यूरेट लिखी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनमें कुछ चीज़ें आपको और याद रखनी है कि जो आपका लिसनिंग होता है वो आपका क्या है, सिमेंटिक एस्पेक्ट होता है। क्योंकि सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, जो मीनिंग से रिलेटेड होता है। सिमेंटिक का मतलब जिसका हम मीनिंग निकाल सकते हैं। तो लिसनिंग क्या होता है, लिसनिंग हम सुनते हैं और फिर उसका एक मीनिंग क्रिएट करते हैं, उसको कॉम्प्रीहेंड करते हैं। तो लिसनिंग जो होता है आपका वो सिमेंटिक एस्पेक्ट होता है लैंग्वेज का।
जो स्पीकिंग होता है वो फोनेटिक एस्पेक्ट होता है, क्योंकि हम किसी साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो क्या होता है वो फोनेटिक एस्पेक्ट होता है लैंग्वेज का। और अगर हम बात करें रीडिंग की, तो रीडिंग फोनेटिक और ग्राफिक दोनों होता है, क्योंकि आप किसी भी लिखी हुई चीज़ को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ चीज़ जो होता है वो ग्राफिक में आता है, और जो फोनेटिक है यानी उसको पढ़ रहे हैं तो आप किसी साउंड को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो राइटिंग जो होता है, सॉरी रीडिंग जो होता है उसको आप याद रखना है, फोनेटिक कम ग्राफिक दोनों होता है वो। और अगर हम बात करें राइटिंग की, तो वो सिर्फ ग्राफिक एस्पेक्ट होता है, क्योंकि वो लिखा हुआ होता है। ठीक है, समझ आ गया होगा चारों चीज़ें आपको। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। लिसनिंग और हियरिंग में क्या फ़र्क होता है, एक छोटा सा अंतर होता है यहाँ पे लिसनिंग और हियरिंग में। लिसनिंग क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और उसको अच्छे से कॉम्प्रीहेंड भी कर पाते हैं, उसका मतलब समझ पाते हैं, तो उसको हम कहते हैं लिसनिंग। हियरिंग तो आप दिन भर में जो भी आसपास में साउंड हो रहा था, अब हमारे यहाँ घर बन रहा है आसपास में, तो उसकी जो है सारा दिन ड्रिल मशीन चलती रहती है, तो वो मुझे क्या है, वो भी मुझे सुनाई दे रही है, लेकिन वो मेरे ऊपर है कि मैं उस पर ध्यान देती हूँ या नहीं देती हूँ। ठीक है, तो वो क्या है आपका, वो हियरिंग हो जाता है। दिन भर में जो आवाज़ें हमारे कानों में आती हैं वो हियरिंग में आ जाती है, लेकिन जिन चीज़ों को हम ध्यान देते हैं, जिनका हम मतलब निकाल पाते हैं, कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हम लिसनिंग में डालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं फटाफट से। एनकोडिंग और डिकोडिंग क्या होती है आपकी। एनकोड करना क्या होता है, जैसे कि फिलहाल मैं इस पीपीटी को आपके सामने क्या कर रही हूँ, एनकोड कर रही हूँ। ये क्या होता है आपका स्पीकर साइड होता है जो एनकोडिंग होती है। ठीक है, एनकोड का मतलब क्या होता है, किसी भी मैसेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को एनकोड करना, ठीक है, प्रेजेंट करना किसी के सामने। और डिकोड का मतलब क्या होता है, उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करना, यानी उसको जिस शब्दों में कहा गया उसी शब्दों में समझना, उसी शब्दों में उसको मतलब पहचानना, उसको हम कहते हैं डिकोड करना। ये आपका क्या होता है, लिसनर साइड होती है। जो डिकोडिंग होती है वो लिसनर साइड होती है, एनकोडिंग क्या होती है, स्पीकर साइड होती है, और उनके बीच में हम एक मैसेज को कन्वे करते हैं। ठीक है, जो एनकोडर होता है वो मैसेज को क्या करता है, एनकोड करता है। ठीक है, और जो डिकोडर होता है वो मैसेज को डिकोड करता है। ठीक है जी, चलिए जैसे कि हम एक प्रिस्क्रिप्शन लेकर के जाते हैं एक मेडिकल वाले के पास में, एक फार्मेसी में एक प्रिस्क्रिप्शन को हम लेके जाते हैं, तो उस पर कुछ मैसेज लिखा होता है जो एनकोड किया हुआ होता है। ठीक है, और उसको वो जो फार्मेसी वाला होता है वो क्या करता है, उसको डिकोड करता है, और वही दवाइयाँ हमें दे देता है जो कि डॉक्टर ने उस पर लिखी हुई है। तो वो एक इन्फॉर्मेशन एनकोड और डिकोड का ही आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। लिसनिंग। लिसनिंग की बहुत सारी जो क्या होती हैं आपकी टाइप्स होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग होता है सबसे पहला टाइप जो होता है वो। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग क्या होता है, जब हम कोई चीज़ सुनते हैं लेकिन उसका मीनिंग हमें प्रॉपर तरीके से नहीं पता होता है। जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके आसपास में बहुत सारे साउंड्स हो रहे होते हैं, लेकिन उसको हर साउंड का मीनिंग नहीं पता होता है। इसी तरीके से अगर आप किसी ऐसी जगह के एयरपोर्ट पे खड़े हैं जहाँ की भाषा आप नहीं जानते हैं, तो वहाँ पर जो अनाउंसमेंट हो रही है उसको आप क्या कर रहे हैं, आप सुन तो पा रहे हैं लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। दैट मीन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग उसको कहा जाता है। मतलब एक इन्फॉर्मेशन तो आपके कानों में आ रही है लेकिन आप उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग होगा। एक होता है कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग। ये बिल्कुल एकदम सीधा सीधा सा है कि जिस इन्फॉर्मेशन को, जो भी भाषा आप सुन रहे हैं, वो आप उसको समझ पा रहे हैं, उसका मतलब निकाल पा रहे हैं, उसको उसी अर्थ में ग्रहण कर पा रहे हैं, वो होता है आपका कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग। ठीक है, इंटरैक्टिव लिसनिंग क्या होता है, जब आप आमने सामने किसी चीज़ को सुनते हैं और इंटरैक्ट कर सकते हैं, तो वो होता है इंटरैक्टिव लिसनिंग। ठीक है, जब आप बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं कि अच्छा मुझे, अगर आप फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं तो आप सामने इस वाले को कह सकते हैं कि अच्छा आवाज़ नहीं आ रही है मुझे, मतलब नेटवर्क में कुछ इशू है शायद, तुम्हारी आवाज़ धीरे आ रही है, तेज आ रही है, तो क्या होगा, इंटरैक्टिव लिसनिंग होगा, जब ध्यान से सुनते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग क्या होता है, जब आप सुन तो रहे हैं चीज़ों को लेकिन मतलब आपका जो लिसनिंग है वो इंटरैक्टिव नहीं है। ठीक है, उसको हम कहते हैं नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग। चलिए अब आता है इंटरैक्टिव स्पीकिंग, नॉन इंटरैक्टिव स्पीकिंग और पार्शियली इंटरैक्टिव स्पीकिंग। इंटरैक्टिव स्पीकिंग सेम लिसनिंग वाली कहानी है, जब आप दो पर्सन आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। ठीक है, आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे को बीच में क्या कर सकते हैं, पॉज ले सकते हैं, टोक सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, इंटरैक्टिव स्पीकिंग होगा आपका। नॉन इंटरैक्टिव स्पीकिंग क्या होता है, जैसे मैं फिलहाल बोल रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप में से कोई भी मुझसे बीच में कुछ नहीं पूछ सकता, ना ही कोई बोल करके मुझे कुछ बता सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, नॉन इंटरैक्टिव है। एक तरीके से मैं सिर्फ एक तरफा बात कर रही हूँ, आप इसको बाद में सुनेंगे, कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं टोक सकते बोलते हुए। तो ये क्या होगा, नॉन इंटरैक्टिव स्पीकिंग है जो मैं कर रही हूँ। पार्शियली इंटरैक्टिव क्या होता है, जैसे कि टीवी पे आप कोई चीज़ सुन रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, पार्शियली इंटरैक्टिव है। आप सुन रहे हैं सामने वाले की बात लेकिन आप उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते, तो पार्शियली इंटरैक्टिव स्पीकिंग हो गया आपका।
ठीक है। अब होता है आपका एक बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच क्या होता है? बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है नीचे से ऊपर की जाना, बॉटम से अप की तरफ जाना। यानी कि बच्चे को आपने सबसे पहले सिखाया ABCD, उसके बाद आपने उसे छोटे छोटे वर्ड्स बनाना सिखाए, BAT बैट, CAT कैट, RAT रैट, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने उसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सिखाए, दिस इज़ अ बैट, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या किया, उसको एक पैराग्राफ लिखना सिखाया, उसके बाद में आपने उसको एक होल स्टोरी लिखना सिखाया। इसको हम क्या कहते हैं? बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। मतलब आप बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं, छोटी चीज़ों से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद में उसको होल तक लेकर के जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या होता है? टॉप से डाउन की तरफ आना, एरो आपका नीचे आएगा। अब यहाँ क्या है, बच्चे को आपने क्या किया, एक स्टोरी सुनाई। बड़ी क्लासेस में ज़्यादातर टॉप डाउन अप्रोच का यूज़ किया जाता है। आपने क्या किया, सबसे पहले एक बच्चे को एक लेसन रीड करवा दिया या कोई स्टोरी सुना दी। उसके बाद में आप बच्चों से क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछते हैं उससे रिलेटेड। उसके बाद आप आते हैं वर्ड मीनिंग्स पे, उसके बाद आप आते हैं सिनोनिम एंटोनिम पे। तो वो क्या हो गया आपका? टॉप डाउन अप्रोच हो गया। जैसे सीटेट का पैसेज आप सॉल्व करते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं अच्छे से, फिर क्वेश्चंस को रीड करते हैं, फिर उसमें से सिनोनिम एंटोनिम निकालते हैं। तो वो क्या हो गया आपका? टॉप डाउन अप्रोच हो गया। जब होल स्टोरी आपको पता होती है और आप किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बाद में जाते हैं तो क्या होती है? टॉप डाउन अप्रोच होती है। इसके क्वेश्चंस को देखेंगे अभी हम। देखिए, टेलिंग स्टोरीज टू यंग लर्नर्स इज प्राइमरीली मेंट फॉर इम्प्रूविंग देयर डैश स्किल। बच्चों को जब हम स्टोरी सुनाते हैं तो आप उनकी कौन सी स्किल को इम्प्रूव कर रहे होते हैं? स्पीकिंग स्किल को, रीडिंग स्किल को, राइटिंग स्किल को, या लिसनिंग स्किल को? तो देखो, जब हम स्टोरी सुना रहे हैं तो बच्चे की स्पीकिंग स्किल कैसे इंप्रूव होगी? जहाँ बात हो रही है सुनाने की तो रीडिंग स्किल भी नहीं होगी और राइटिंग स्किल भी इंप्रूव नहीं होगी। सीधी सीधी सी बात है, जब हम स्टोरी सुनाएंगे तो बच्चे की लिसनिंग स्किल इंप्रूव होगी, उसको समझना आएगा कि किस तरीके से सुन करके चीज़ों को समझा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाइल डूइंग ए पैराग्राफ स्टूडेंट्स कम अक्रॉस some unknown words, so they see the dictionary, what approach they follow। एक पैराग्राफ पढ़ते टाइम बच्चे जो हैं, एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं बच्चे, some unknown words so they can see the dictionary, कुछ unknown words उनके सामने आते हैं तो वो डिक्शनरी को देख सकते हैं। ये किस तरीके की अप्रोच है? तो ये बॉटम अप अप्रोच है, टॉप डाउन है, मिडिल पाथ है या ऑल ऑफ द अबव है? तो देखिए, इसको हम कहेंगे टॉप डाउन अप्रोच, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो तो बच्चे पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी भी पीछे आपको समझाया, एक होल पैराग्राफ क्या किया आपने, पढ़ दिया है। उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा वर्ड आपको उस पैराग्राफ में समझ नहीं आ रहा, उसके लिए आप डिक्शनरी को देख रहे हैं। इसका मतलब होल स्टोरी आपको पता है और आप किसी पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, टॉप से डाउन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि बच्चों को बहुत सारे वर्ड्स पहले सिखाए गए और उसके बाद उन्हें एक उस वर्ड से पैराग्राफ बनाने को दिया गया, तो वो क्या हो जाता हमारा, तो वो हमारा बॉटम अप अप्रोच हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल आर नॉन एज प्राइमरी स्किल्स, ठीक है। प्राइमरी स्किल कौन सी होती है, ये पूछा गया है आपसे। तो प्राइमरी स्किल कौन सी होती है? लिसनिंग और स्पीकिंग, LSR और W। तो सबसे पहले आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग होती है, तो ये आपकी क्या होगी, प्राइमरी स्किल हो गई, ठीक है। चारों ऑप्शंस पढ़ के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है जी। चलिए अब हम देखते हैं रीडिंग की सब स्किल्स कौन कौन सी होती है। इससे आपके भर भर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ध्यान से इसको आपको देखने की जरूरत है। स्कीमिंग, सबसे पहली क्या होती है आपकी स्कीमिंग, रीडिंग क्विकली टू गेट द जर्नल आइडिया। स्कीमिंग क्या होती है, जब आप क्विकली रीड करते हैं एक जर्नल आइडिया निकालने के लिए, तो उसको कहा जाता है स्कीमिंग आपका, ठीक है। एक जर्नल आइडिया निकालना होता है, भाई आपने क्या किया, एक पूरा पैराग्राफ पढ़ा, उसको आपने क्या किया, मोटा मोटा पढ़ लिया और वहाँ से एक जर्नल आइडिया निकाल लिया, उसको कहा जाता है स्कीमिंग। स्कीमिंग का मतलब होता है एक जर्नल आइडिया निकालना, एक मलाई निकालना एक तरीके से, उसको कहते हैं स्कीमिंग। स्कैनिंग क्या होता है, टू लोकेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए जब आप देखते हैं तो उसको हम कहते हैं स्कैनिंग। जैसे कि आप सीटेट में जाएंगे और आप देखेंगे कि आपका रोल नंबर की जो लिस्ट है वो यहाँ पे लगी हुई है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से फटाफट से उसमें से देखेंगे और अपने रोल नंबर को वहाँ से उठा लेंगे सीधा सीधा, तो वो उसको एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालना कहता है, उसको हम कह सकते हैं स्कैनिंग। तो इस सीटेट के एग्जाम्पल से आप याद रख सकते हैं इसको बहुत अच्छे से। फिर होता है आपका प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन क्या होता है, ये आपकी रीडिंग की ही एक सब स्किल होती है। आपसे पूछा जाता है प्रेडिक्शन इज अ सब स्किल ऑफ डैश, तो आप कहेंगे रीडिंग की सब स्किल होती है प्रेडिक्शन। जब आप रीड करते हैं तो आप आने वाले जो स्टोरी में आने वाली चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है आपका टाइप्स ऑफ रीडिंग, ठीक है। प्रिडिक्शन इज सब स्किल ऑफ रीडिंग, जैसे कि मैंने पहले बता चुकी हूँ आपको, प्रिडिक्शन क्या होती है, एक सब स्किल होती है रीडिंग की। जब आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो आप प्रिडिक्ट करते हैं, अच्छा इसमें आगे ऐसे होने वाला है, अच्छा इसमें आगे ऐसे होने वाला है, ठीक है।
पहला होता है आपका लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग का मतलब होता है जब हम बोल बोल के पढ़ते हैं, पूरे मोहल्ले वालों को उठा देते हैं और पता चल जाता है कि आपके पेपर चल रहे हैं, ठीक है। क्या होता है लाउड रीडिंग, बोल बोल के पढ़ना। ये एक्चुअली छोटी क्लासेस के लिए बहुत यूज़फुल होती है, जब आप उनको ए फॉर एप्पल जोर जोर से बोल बोल के पढ़ाना सिखाते हैं ना, ताकि आप देख सकें कि बच्चा ठीक से प्रोनाउंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होती है लाउड रीडिंग, छोटी क्लासेस के लिए, प्राइमरी क्लासेस के लिए बहुत अच्छी होती है जब हम जोर जोर से पढ़ते हैं। साइलेंट रीडिंग क्या होती है, जब हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, आराम आराम से। जैसे कि अभी आप लोग बड़े हो चुके हैं सब लोग, तो आप चिल्ला चिल्ला करके थोड़ी ना पढ़ते हैं, आप लोग आराम से बैठे बैठे और मन मन में पढ़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं साइलेंट रीडिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि रीडिंग का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, साइलेंट रीडिंग होता है। ये सबसे ज़्यादा आपकी अच्छी रीडिंग मानी जाती है। इससे कहते हैं कि भाई आपका जो एक तो एनर्जी बचती है, और दूसरा आप चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं, मतलब आपके माइंड में चीज़ें जो है वो रहती हैं बहुत अच्छे से। आपकी जो पैसिव वोकेबलरी है वो बहुत अच्छी होती है, आपकी वोकेबलरी जो है वो बढ़ती है इससे, ठीक है। फिर आता है आपका इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग को मैं ट्रिक के साथ बताती हूँ आपको, ये बहुत कन्फ्यूजन रहती है। इंटेंसिव को आप याद रखिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब कि जब आप किसी चीज़ को बहुत ही इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते हैं, पूरा एक एक चीज़ आप उसमें से ध्यान लगा करके पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है। जब आप पूरा अच्छे से किसी चीज़ को पढ़ते हैं, एकदम लग करके पढ़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। ये ज़्यादातर आपकी क्या होती है, क्लासरूम में होती है, ठीक है। इंटेंसिव रीडिंग आपकी क्लासरूम में पाई जाती है। एक्सटेंसिव रीडिंग आप इसको याद रखेंगे, एक्सटेंसिव से एक्स्ट्रा, एक्सटेंसिव मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है। एक्सटेंसिव से यहाँ वर्ड निकालेंगे आप, एक्स्ट्रा तो आपको याद रहेगा। एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, जब आप एक्स्ट्रा में पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप प्लेजर के लिए पढ़ते हैं। भाई आपने एक नॉवल उठा ली, एक स्टोरी बुक उठा ली और उसको आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब उसको आप 1 दिन में ख़त्म करें, 2 दिन में ख़त्म करें, 3 दिन में ख़त्म करें, कोई पेपर थोड़ी ना लेगा आपसे। क्या होगा, सिर्फ प्लेजर के लिए आप उसको पढ़ रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। याद रखना ये आउटसाइड क्लासरूम होती है ज़्यादातर करके, ठीक है जी। चलिए फटाफट से बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ राइटिंग की। चलिए फर्स्ट क्या होता है आपका एक्सपोजिटरी राइटिंग। एक्सपोजिटरी राइटिंग किसको कहते हैं, जो कि आपकी सब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, एक्सप्लेन्ड होती है और फैक्चुअल बेस्ड होती है। मतलब क्या आप समझिए, एक्सपोजिटरी राइटिंग का मतलब होता है जब आपको पता होता है कि मेरा ये सब्जेक्ट मैटर है और मुझे इससे रिलेटेड लिखना है, बस आपको वहाँ पे मिर्च मसाला नहीं लगाना लिखते टाइम पे, उसको एक्सप्लेन करना है, और फैक्चुअल बेस्ड होती है। किसी भी टॉपिक को आपने उठा लिया, जैसे कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, जिसमें कि एक सब्जेक्ट होता है कि किसी भी चीज़ पर लेकर के आपने कुछ आंकड़े बताए हैं, वो बिल्कुल फैक्चुअल है और एक्सप्लेन्ड है, सिर्फ उसमें मिर्च मसाला नहीं है, उसको हम कहते हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होती है, जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को, जैसे आपका पोएम हो गया किसी प्लेस के बारे में, इवेंट के बारे में, ठीक है। जो ट्रैवलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को बड़ा ही डिस्क्राइब करके लिखते हैं, आपको ऐसा लगेगा पढ़ते टाइम कि आप उस जगह पे पहुंच गए हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। बड़ा ही डिस्क्राइब करके लिखा जाता है चीज़ों को, ठीक है। फिर होता है परसुएसिव राइटिंग। परसुएसिव में आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये आपकी एक एडवर्टाइजमेंट वगैरह में मिली जाने वाली राइटिंग होती है, जिससे कि आप क्या करते हैं, कन्विंस करते हैं अगले इंसान को। ये आपकी एडवर्टाइजमेंट में ऑथर्स ओपिनियन होते हैं, इसके अंदर में ऑथर का जो अपना ओपिनियन होता है वो इसके अंदर डाला जाता है। जैसे कि आप किसी भी हीरो को, हीरोइन को, कोई भी लक्स की ऐड करते हुए देख रहे हैं या कुछ और ऐड करते देख, तो क्या है, वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, और अपना ओपिनियन बताते हैं। वो ये दिखाते हैं कि मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया और देखो इसको यूज़ करके मैं इतनी गोरी हो गई फेयर एंड लवली लगा करके। तो वो क्या करते हैं, सामने वाले इंसान को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप भी इस प्रोडक्ट को लो। वो अपना ओपिनियन उसके अंदर में डालते हैं, उसको हम कहते हैं परसुएसिव राइटिंग। नरेटिव राइटिंग क्या होती है, जब हम नरेट करते हैं। नरेट तो आप सभी जानते हैं, जो स्टोरी और नॉवेल्स में आपको मिलती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ राइटिंग अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या होता है, स्क्रिबलिंग होता है। और पूछा जाता है नहीं, बल्कि पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। स्क्रिबलिंग होती है जो फर्स्ट स्टेज होती है राइटिंग की। जब बच्चे के हाथ में पहली बार आप पेंसिल पकड़ाओगे, कलर पकड़ाओगे, तो वो आपके घर की दीवारों पे कुछ इस तरीके की किलमकाठी कर देगा, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको स्क्रिबलिंग कहा जाता है, ठीक है। मेरे बच्चे ने तो खूब कर रखी है। पैराफ्रेजिंग क्या होती है, टू टेल द सेम थिंग इन अदर वर्ड्स। देखो समराइजिंग और पैराफ्रेजिंग दोनों में अंतर होता है। समराइजिंग क्या होती है, जब आपने एक स्टोरी को पढ़ा, वो स्टोरी 500 वर्ड्स की थी, ठीक है, मैंने कहा कि आप इसको समराइज कर दीजिए, तो आपने क्या किया, उसको कुछ 300 350 वर्ड में उसी स्टोरी को सेम को आपने समरी में लिख दिया, उसी सेम स्टोरी को, ठीक है। पैराफ्रेजिंग क्या होती है, जब मैं आपको ये कहूँ कि ये 500 शब्द की कहानी है, इसको आप अपने शब्दों में लिखो, बेशक आप 600 शब्दों में लिख दो, बेशक आप इसको 100 शब्दों में लिख दो, ठीक है। तो क्या होता है, पैराफ्रेजिंग होता है जब आप किसी भी चीज़ को, किसी भी मैटर को आप अपने शब्दों में लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं पैराफ्रेजिंग, ठीक है।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं फोनीम के बारे में। फोनीम, मॉर्फीम और सिंटेक्स, तीनों चीज़ें आपसे बहुत ही अच्छे से पूछी जाती है पेपर में। सबसे पहले देखते हैं फोनीम क्या होता है। फोनीम क्या होता है आपका? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है आपको, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? स्वनीम कहा जाता है इसको। ठीक है, फोनीम को आप फ़ोन से याद रखेंगे। फ़ोन में साउंड हम सुनते हैं ना, तो आप याद रखेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, इतनी छोटी इकाई कि इसको आप और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। जैसे कि ये एक के है, जो आपका के है, सी है, एम है, ये क्या है? सिंगल फोनीम्स है, इनको आप इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? फोनीम कहा जाता है। मॉर्फीम क्या होता है? मॉर्फीम को हिंदी में हम कहते हैं आपका रूपीम कहा जाता है। तो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज, ये क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है किसकी? भाषा की सबसे छोटी। ये क्या होती है? साउंड की सबसे छोटी इकाई होती है। कंफ्यूज नहीं होना है। फोनीम क्या होती है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। और मॉर्फीम क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसका कि मीनिंग होता है। ठीक है, याद रखना है इसको, आपको क्या करना है? ये मीनिंग होता है इसका, जैसे RAT रैट, CAT कैट, इनका सबका क्या है? अपना एक मीनिंग है। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज, सबसे छोटी इकाई भाषा की, जिसका कि अपना एक क्या होता है? एक अर्थ भी होता है, मीनिंग भी होता है। इसको आप और ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ये सबसे छोटी है। इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? इसका मीनिंग जो है वो नहीं रह जाएगा। RA को अलग कर दो, T को अलग कर दो, तो क्या होगा? इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सिंटेक्स के बारे में। सिंटेक्स क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट शुड बी एट द करेक्ट प्लेस। ठीक है, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, ऑब्जेक्ट आया, ये क्या है? किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहेंगे? सिंटेक्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्या है आपका? सिमेंटिक। अब सिमेंटिक क्या होता है? स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। ठीक है, जब भी भाषा की मीनिंग की स्टडी की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? सिमेंटिक कहा जाता है। याद कैसे रखेंगे? अब देखो इसमें क्या है, इसमें से यहाँ से M निकाल लो, यहाँ से E निकाल लो, यहाँ से A निकाल दो और यहाँ से N निकाल लो। क्या बन गया? मीन, यानी कि मीनिंग। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, हो सकता है भूल जाए, तो इसीलिए स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड सिमेंटिक। व्हेन ऑल द वर्ड्स इन अ सेंटेंस हैव अ मीनिंग। जैसे कि आपने एक वर्ड लिखा, रीटा इज़ अ गुड गर्ल, तो इस पूरे सेंटेंस में सभी वर्ड्स का अपना अपना क्या है? एक मीनिंग है। तो ये क्या है? सिमेंटिकली ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल ठीक है आपका। ठीक है, तो क्या होगा? व्हेन ऑल द वर्ड्स इन अ सेंटेंस हैव अ मीनिंग, यानी कि जिसमें आपका मीनिंग जो है वो हर एक वर्ड का बिल्कुल ठीक हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिमेंटिक। देखो एक इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, मैडम ड्राइव अ बाइसिकल। एक क्वेश्चन आता है, मैडम ड्राइव अ बाइसिकल, ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, मैडम ड्राइव अ बाइसिकल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अब आपसे पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन जो है, ये वाला जो आपका सेंटेंस है, ये रॉन्ग है या राइट है? मतलब सिमेंटिकली राइट है, सिंटैक्टिकली रॉन्ग है, क्या है? तो देखो सिंटैक्टिकली तो ये ठीक है, यानी इसका सिंटैक्स तो ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सब कुछ है इसके अंदर में, लेकिन ये मीनिंग के तौर पे गलत है, ये सिमेंटिकली रॉन्ग है, क्योंकि जो बाइसिकल होती है उसको ड्राइव नहीं किया जाता है, उसको राइड किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको क्या कहना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सिंटैक्टिकली तो ठीक है, सिंटैक्स तो इसका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ग्रामर के हिसाब से तो ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सब कुछ अपनी अपनी जगह पे है, लेकिन मीनिंग के हिसाब से ये गलत है, क्योंकि ड्राइव नहीं किया जाता है बाइसिकल को। ठीक है, फिर आता है आपका इलिप्सिस। इलिप्सिस का मतलब होता है, ये 3 डॉट आपको कई जगह पे लिखे हुए मिलती होंगी, जैसे हम लिख देते हैं ना, टू बी कंटिन्यूड, और ये 3 डॉट लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये पंक्चुएशन मार्क्स कंसिस्ट ऑफ 3 डॉट्स, इसको हम कहते हैं स्पेस सेविंग के लिए लगाया जाता है। ये इसको हम कहीं पर जब भी किसी कुछ वर्ड्स को हम ऑमिट करते हैं तो वहाँ पर ये 3 डॉट्स को हम लगा देते हैं। ठीक है, इंडिकेटिंग ओमिशन ऑफ वर्ड्स, दीज 3 डॉट्स इंडिकेटिंग ओमिशन ऑफ वर्ड्स, कि वहाँ से कुछ वर्ड्स को हटाया गया है। ठीक है, जैसे कि ज़रूरी नहीं कई बार आपको ये इलिप्सिस दिखाई भी दें। अगर आपको लिखा हुआ है, जैसे मैं लिखूँ राम इज़ अ गुड बॉय, फिर मैं लिखूँ श्याम इज़ अ गुड बॉय, अगर मैं इन दोनों को एक शॉर्ट सेंटेंस में लिख दूँ, राम एंड श्याम इज़ अ गुड बॉय, तो इसका मतलब ये जो पूरा सेंटेंस था इसके पीछे वाला वो मैंने हटा दिया, इसको भी हम इलिप्सिस में काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। अब आता है आपका होमोनिम, होमोफोन, होमोग्राफ, पैलिंड्रोम और पैराफ्रेजिंग। ठीक है,
तो सबसे पहले बात करते हैं होमोनिम, होमोफोन और होमोग्राफ। ठीक है, बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है इसमें। ओहो, ये क्या है? होमोनिम, होमोनिम, होमोफोन और होमोग्राफ। ठीक है, तो इसकी क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम इन तीनों वर्ड्स को अलग अलग करते हैं। ठीक है, होमोनिम, होमोफोन और होमोग्राफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इनकी 3 चीज़ें देखते हैं हम लोग कि मीनिंग के बेसिस पे, स्पेलिंग के बेसिस पे और प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे हम तीनों को अलग अलग करते हैं। ठीक है, होमोनिम, होमोफोन और होमोग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो यहाँ से निकल जाती है, इनके नाम से निकल जाती है। होमोनिम, निम का मतलब होता है आपका नेम। ठीक है, तो आप सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स याद करेंगे होमोनिम की। ये 2 वर्ड जो होमोनिम होंगे वो क्या होंगे आपके, सेम स्पेलिंग के होंगे। इसको आपको बहुत डिटेल में समझना है तो आप मेरी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश पेडागोजी की, उसमें आप देखना, ये रिवीजन क्लास है और मैराथन है, इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लेके चलूँगी। तो सेम स्पेलिंग वाले वर्ड्स, 2 वर्ड्स जो होंगे वो क्या होंगे आपके, होमोनिम होंगे। होमोफोन का मतलब, फोन का मतलब होता है आपका साउंड से रिलेटेड। तो जिसका साउंड सेम होगा यानी कि प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, सेम होगी। 2 होमोनिम वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, सेम प्रोनाउंसिएशन के होंगे। यहाँ पे होमोग्राफ है, ग्राफ का मतलब लिखने से रिलेटेड है। दैट मीन्स लिखे सेम जाएंगे, मतलब कि स्पेलिंग सेम रहेगी। तो एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी क्या होगी, होमोनिम में 2 वर्ड्स की सेम स्पेलिंग होगी। होमोफोन में जो भी 2 वर्ड होमोफोन होंगे उनकी सेम क्या रहेगी, प्रोनाउंसिएशन रहेगी, साउंड सेम रहेगा। ग्राफ की अगर हम बात करें तो क्या होगा, सेम स्पेलिंग रहेगी यानी कि लिखने में सेम रहेंगे। तो एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी आपकी कहाँ से निकल गई, इनके नाम से निकल गई। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऐसी है जो इन तीनों में कॉमन है। इन तीनों में ही जो भी 2 वर्ड होंगे, होमोनिम, होमोफोन, होमोग्राफ, उनका डिफरेंट मीनिंग होगा। ठीक है, क्या होगा, मीनिंग वाइज हमेशा क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। चाहे उनकी स्पेलिंग सेम हो, साउंड सेम हो, प्रोनाउंसिएशन सेम हो, लेकिन तीनों में ही क्या होगा, मीनिंग आपका क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, अब एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे और आ जाती है कि होमोफोन की, होमोनिम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, सेम स्पेलिंग होगी। ठीक है, डिफरेंट मीनिंग होगा और क्या होगा, सेम ही प्रोनाउंसिएशन होगा। इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, होमोफोन में क्या होगा आपका, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पहले बताया, एक फ़ोन वाली कि क्या होगा, सेम प्रोनाउंसिएशन रहेगा यानी साउंड सेम रहेगा, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, डिफरेंट मीनिंग रहेगा जो कि तीनों में कॉमन है। तीसरी क्या होगी, स्पेलिंग भी डिफरेंट रहेगा होमोफोन में आपका। होमोग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ मतलब सेम लिखने में होंगे, डिफरेंट मीनिंग होगा और डिफरेंट ही इनका क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा। अब आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे समझ में आएगा। होमोनिम मतलब क्या है, सेम स्पेलिंग, डिफरेंट मीनिंग और सेम प्रोनाउंसिएशन। जैसे कि बैट और ये बैट, ये 2 वर्ड हैं, यहाँ पे क्या है, सेम स्पेलिंग है इन दोनों वर्ड्स की और सेम ही प्रोनाउंसिएशन है, दोनों को ही बैट बोला जाता है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। इस बैट का मतलब होता है जो आपका क्रिकेट वाला बैट है, इस बैट का मतलब होता है जो हम चमगादड़ देखते हैं। ठीक है, वो बैट हो गया आपका। एक हो गया आपका SUIT और SUIT, ये दोनों क्या, एक तो सूट, जो पहनने वाला सूट होता है, तैनू सूट, सूट करदा है ना, और एक क्या, सूट है आपका जो कि किसी चीज़ को सूट करना, जो आपके ऊपर कोई चीज़ अच्छी लग रही है, सूट कर रही है। तो ये दोनों क्या हो गए आपके, ये क्या होंगे, होमोनिम होंगे। आपको वर्ड दिया जाएगा सूट और सूट, बैट और बैट, ये किस तरीके के वर्ड हैं, होमोनिम है ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है आपका, सेम स्पेलिंग है। ठीक है, सेम ही प्रोनाउंसिएशन है, नहीं सॉरी, सेम स्पेलिंग है, सेम ही आपका क्या है, प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन मीनिंग क्या है, डिफरेंट है आपका। तो ये क्या हो गए आपके, होमोनिम हो गए। अगर हम बात करें होमोग्राफ, यानी कि लिखे सेम जाएंगे। देखिए ये लिखा मैंने C, ठीक है, सॉरी, होमोफोन मतलब क्या होगा, फोन यानी साउंड से रिलेटेड, यानी सेम प्रोनाउंसिएशन होगी, C और C। यहाँ क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, दोनों का डिफरेंट होगा और डिफरेंट ही स्पेलिंग होगी फोन वाले में, साउंड सिर्फ सेम रहेगा। फ़ोन वाला क्या कहता है, मेरा सिर्फ साउंड सेम रहेगा, बाकी डिफरेंट रहेगी दोनों चीज़ें, मीनिंग भी डिफरेंट रहेगा और स्पेलिंग भी डिफरेंट रहेगी। तो C की स्पेलिंग ये देखने वाला C और ये आपका क्या हो गया, वो समुद्र वाला C हो गया। ठीक है, WRIGHT राइट और RIGHT राइट। ठीक है, सॉरी, WRITE राइट हो गया और RIGHT राइट हो गया आपका। दोनों क्या है आपका, सेम प्रोनाउंसिएशन है, बोलने में सेम लगते हैं राइट और राइट, लेकिन डिफरेंट मीनिंग है दोनों का और डिफरेंट ही स्पेलिंग है दोनों की। तो ये क्या होंगे आपके, होमोफोन कहा जाएगा इनको। होमोग्राफ क्या होते हैं, जो लिखने में सेम होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया MINUTE और ये मैंने लिख दिया
MINUT। अब आप कहेंगे मैम ये तो दोनों वर्ड सेम है। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों की सेम स्पेलिंग रहेगी, ये दोनों होमोग्राफ हैं, लेकिन इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है और प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है। इसको हम मिनट कहते हैं और इसको हम माइन्यूट कहते हैं। मिनट का मतलब जो आपकी सेकंड्स वाली मिनट होती है, माइन्यूट मतलब कम। ठीक है, तो ये हो गया आपका। एक होता है BASS, सॉरी मैं यहाँ लिख देती हूँ BASS बास, और एक होता है BASS बेस। ठीक है, दोनों की क्या है, सेम स्पेलिंग है। होमोग्राफ यानी कि लिखे सेम जाएंगे, सेम स्पेलिंग है, लेकिन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है और प्रोनाउंसिएशन बेस और बास। एक बास क्या हो गया, एक तरीके की फिश होती है ये, और ये बेस क्या है आपका अनुष्का वाला, बेबी को बेस पसंद है वाला। तो दोनों के क्या है, डिफरेंट मीनिंग होते हैं। ठीक है, इसको मैंने कहा ना, अगर थोड़ा बहुत भी इसमें कन्फ्यूजन रह जाती है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखें, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। कोशिश तो मैंने यहाँ भी की है, बट ये थोड़ी सी मैराथन क्लास है तो इतना लंबा हम इस टॉपिक को लेकर नहीं चल सकते। पैलिंड्रोम क्या होते हैं, पैलिंड्रोम वो वर्ड्स होते हैं जिनको आप मतलब उल्टा लिखो या सीधा लिखो, दोनों की सेम ही स्पेलिंग रहती है। जैसे कि मॉम लिख दिया आपने, डैड लिख दिया आपने, ये क्या होते हैं, पैलिंड्रोम वर्ड्स होते हैं। इसको आप यहाँ से लिखेंगे तब भी MOM स्पेलिंग रहेगी, और इधर से लिखेंगे तब भी MOM स्पेलिंग रहेगी, यानी कि उनको आप सीधे से लिखें या उल्टे से लिखें, स्पेलिंग क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पैलिंड्रोम। पैराफ्रेजिंग क्या होती है वो मैं पीछे बता चुकी हूँ। किसी भी कहानी को अपने शब्दों में लिखना पैराफ्रेजिंग कहलाता है आपका। ठीक है जी, चलिए नोट टेकिंग क्या होता है और नोट मेकिंग क्या होता है, बड़ी कन्फ्यूजन रहती है इसमें भी स्टूडेंट को। नोट टेकिंग को आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, ये क्या रहता है आपका, ड्यूरिंग लेक्चर रहता है। नोट टेकिंग, टेकिंग मतलब क्या होता है, टेक करना यानी ले लेना किसी चीज़ को। तो जैसा कि मैं आपको फिलहाल करवा रही हूँ, आप एज इट इज़ उसको अगर नोट करते जा रहे हैं साथ साथ में, तो उसको क्या कहेंगे हम, नोट टेकिंग कहेंगे। ड्यूरिंग लेक्चर, ड्यूरिंग किसी भी कोई सेमिनार हो, ड्यूरिंग कोई क्लास हो, ड्यूरिंग जब भी होगा तो वो नोट टेकिंग होगा। साथ साथ आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, नोट टेकिंग में आएगी। नोट मेकिंग का मतलब क्या है, आपने ये वीडियो देखी, कुछ पॉइंट्स यहाँ से लिख लिए, फिर आपने एक बुक उठाई कोई भी इंग्लिश पेडागोजी की, आपने कुछ पॉइंट्स वहाँ से नोट किए, कुछ आपने गूगल किया, और इन सबको आपने सम अप करके अपने खुद के एक नोट्स बना लिए। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, नोट मेकिंग कहते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं कहीं ना कहीं। नोट टेकिंग में कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होती, एज इट इज़ आप उसको ले लेते हैं और लिख लेते हैं। ठीक है, तो नोट मेकिंग में क्या होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, आप चीज़ों को शॉर्ट में लिखते हैं, लॉन्ग में लिखते हैं, अपने वर्डिंग में लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नोट मेकिंग कहते हैं। ठीक है, लेक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं, कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं। लेक्सिकल वर्ड और कंटेंट वर्ड सेम होते हैं दोनों। लेक्सिकल बोला जाए तब भी, कंटेंट बोला जाए तब भी, एक मतलब है दोनों का। लेक्सिकल वर्ड क्या होते हैं, जिनका अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ लव, अपना एक मीनिंग है, प्यार मतलब होता है इसका, हेट नफरत। ठीक है, तो क्या है, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट वर्ड हैं जिनका अपना अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, उसको हम लेक्सिकल वर्ड्स कहेंगे, कंटेंट वर्ड कहेंगे। फंक्शन वर्ड क्या होता है, फंक्शन वर्ड होता है जो कि लेक्सिकल वर्ड्स को आपस में रिलेट करने के लिए बीच में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आपका कैन हो गया, कुड हो गया, देयरफॉर हो गया, ये सारे वर्ड्स जो कि ये जो कंटेंट वर्ड होते हैं उनके बीच में कुछ रिलेशन बनाते हैं, उसको हम कहते हैं फंक्शन वर्ड, जिनका अलग से कोई अपना मीनिंग नहीं होता है, लेकिन वो इन कंटेंट वर्ड्स के बीच में एक रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, साइट वर्ड्स क्या होते हैं, साइट वर्ड्स वो होते हैं जिनको आप एक बार में पहचान लेते हैं। साइट मतलब पहली नज़र में पहचान लेना। ठीक है, क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने कहा गुड, अब आप गुड को देखते पहचानेंगे, अच्छा भाई गुड का मतलब अच्छा होता है, मतलब जो आपकी एक्टिव वोकेबलरी में होते हैं, जिस वर्ड को देखते ही आपको पता हो हाँ इसका तो मुझे मीनिंग पता है, तो वो होते हैं आपके साइट वर्ड्स। मैंने कहा बेड, ठीक है, तो आप कहेंगे अच्छा इसका तो मुझे मीनिंग पता है, बेड का मतलब बुरा, क्या हो गया, साइट वर्ड है आपका, जिसको आप एक नज़र में पहचान लेते हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं कुछ और ऐसे वर्ड्स को जहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। मिनिमल पेयर्स क्या होते हैं या कंस्ट्रक्टिव पेयर क्या होते हैं। तो मिनिमल पेयर क्या होते हैं, जहाँ पे एक बहुत ही कम अंतर होता है दो वर्ड्स के बीच में। जैसे मैं लिखूँ RAT रैट, MAT मैट, CAT कैट, यहाँ पे क्या है, एक सिंगल सिलेबल पे इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग चेंज हो रहा है, इसको हम कहते हैं मिनिमल पेयर। यानी कि एक सिंगल सिलेबल से ही आपका वर्ड चेंज हो रहा है, बट बहुत ही सिमिलर दिखते हैं, जो MAT मैट, RAT रैट हो गया, MAT मैट हो गया, CAT कैट हो गया। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, मिनिमल पेयर्स कहते हैं। सिमेंटिक और सिंटेक्स दोनों मैं आपको करवा चुकी हूँ पीछे। सिमेंटिक क्या होती है, मीनिंग की स्टडी करना। सिंटेक्स क्या होता है, जो एक स्ट्रक्चर होता है आपके सेंटेंस का। डिप्थोंग क्या होता है, इसको समझते हैं। डिप्थोंग क्या होता है, डबल वॉवल साउंड, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको भूल जाओ। डबल वॉवल साउंड, डिप्थोंग का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है डबल। जैसे कि आपका हो गया सॉइल, यहाँ पे ऑय,
OI ये क्या है आपका डबल वॉवल साउंड है, इसको डिप्थोंग कहा जाता है। सॉइल हो गया, ऑयल हो गया, बॉयल हो गया, ठीक है, ये क्या है आपके डबल वॉवल साउंड, जहाँ पे ऑय का साउंड आ रहा है, जैसे ओ और आई दोनों ग्लाइड करके जा रहे हैं, इनको ग्लाइडिंग वॉवल्स भी कहते हैं, इसको कहा जाता है डिप्थोंग्स आपका। मोनोफ्थोंग्स क्या होते हैं, जो सिंगल वॉवल साउंड होते हैं, ठीक है, उसको हम मोनोफ्थोंग कहते हैं। मोनो का मतलब ही क्या होता है, सिंगल होता है, ठीक है। अब मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग को देख लेते हैं। मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग होता है शिक्षण के सूत्र आपके, जिसको कि क्या है, ये ट्रायड और टेस्टेड प्रिंसिपल्स होते हैं। मतलब कि ये क्या है, ये बाकायदा इनको ट्रायड किया गया है शिक्षा में, ठीक है, और टेस्ट किए हुए प्रिंसिपल्स होते हैं, तब इनको हम अपनी टीचिंग में लागू करने की बात करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने इनको क्या किया था, इनको कहीं ना कहीं इनकी खोज पहले से हो रखी थी, लेकिन इनको क्या किया था, एक तरीके से क्रम में लगाया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है। और अगर हम बात करें मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग की, तो ये पहले भी एग्जिस्ट करते थे, पर इनका संकलन किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है, क्रम में नहीं लगाया था, सॉरी, इनका संकलन किया था, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पहला मैग्जिम्स होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना, यानी कि सरल से कठिन की तरफ जाना। हमारे जो शिक्षण के सूत्र होते हैं, इसका मतलब ये है कि टीचिंग में इनको इस तरीके से लागू करना चाहिए कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। ABCD, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चे को ABCD पढ़ाते हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपने उसको बताया ABCD, उसके बाद उसको अपने वर्ड्स बनाना बताया, फिर उसको सेंटेंस पे लेके गए, फिर उसको पैराग्राफ बनाना सिखाया, यानी सिंपल चीज़ों से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर के गए। सिंपल इंटरेस्ट से हम बच्चे को कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाते हैं। पहले सिंपल इंटरेस्ट सिखाते हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाते हैं। पहले प्लस माइनस और मल्टीप्लाई सिखाते हैं, उसके बाद में हम उसको बॉड मास के सम्स देते हैं। तो इसका मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना, ठीक है, ये आपका शिक्षण का एक सूत्र होता है। फिर आता है आपका कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना, यानी कि जो बच्चे को चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कॉन्क्रीट का मतलब क्या है, जो चीज़ें वो अपने आसपास में देख सकता है, उससे आपको क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना है। ये अलग प्रिंसिपल है, इसको इसके अंदर काउंट मत करना, ठीक है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना मतलब कि जो चीज़ें बच्चे के आसपास देख सकता है, वो छू सकता है, उससे पहले हमें चीज़ें सिखानी चाहिए, फिर एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेके जाते हैं। जैसे कि पियाजे की थ्योरी में आपने देखा होगा, पियाजे क्या कहते हैं, बच्चों का पहले सबसे पहले कॉन्क्रीट चीज़ों की तरफ जो उसकी समझ होती है वो बनती है, और फिर उसको एब्स्ट्रैक्ट की तरफ हम लेकर के जाते हैं जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, ठीक है। फिर आता है होल टू पार्ट। होल टू पार्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बच्चा जो होता है वो होल को देखता है, उसके बाद में उसके पार्ट्स को देखना शुरू करता है। एक ट्री है बच्चे के सामने, तो वो क्या करता है, बचपन से इस पेड़ को देखता आ रहा है, उसको पता है ये पेड़ है, ठीक है, उससे होल से आप उसको पार्ट की तरफ लेके जाएंगे, फिर आप बताएंगे अच्छा ये इसके लीव्स होते हैं, ये इसका तना होता है, ये इसकी जड़ होती है। तो क्या करेंगे, होल से पार्ट की तरफ आप बच्चे का जो ज्ञान होता है, जो शिक्षण होता है, उसको आप लेकर के जाएंगे, तो बच्चा बहुत ईजिली जो है वो सीख पाएगा। नोन टू अननोन, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ आपका शिक्षण होना चाहिए। बच्चे को सबसे पहले आप नोन चीज़ें बताइए जो अपने एनवायरनमेंट में वो देख सकता है, ठीक है। आप उसको बताइए, अच्छा आप उसको पढ़ा रहे हैं, फ्रेंडशिप के बारे में पढ़ा रहे हैं, उसको नहीं पता फ्रेंडशिप क्या है क्या नहीं है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रेंडशिप की, आप उसे बताइए जो चीज़ें वो जानता है, उसके सामने उसका दोस्त बैठा है, उसको जानता है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कि ये देखो ये तुम्हारा दोस्त है, ये तुम्हारी किस किस तरीके से हेल्प करता है, कैसे कैसे तुम्हारी मदद करता है। फिर आप उसको फ्रेंडशिप के बारे में बताइए, मतलब जो चीज़ें वो जानता है उससे आप उसको अननोन कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। फिर आता है नियर टू फार, मतलब कि जो चीज़ें उसके आसपास में है उससे आप उसको दूर की चीज़ों की तरफ लेकर के जाते हैं। आप अपनी क्लास में इलेक्ट्रिसिटी के 70 सामान उसको दिखा सकते हैं, ये पंखा है, ये आपका स्मार्ट बोर्ड है, ये सारी चीज़ें क्या आपकी इलेक्ट्रिसिटी से बनती है, इस तरीके से कंज्यूम होती है इलेक्ट्रिसिटी इसमें। फिर आप उसको लेकर के जाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से बनती है, कैसे कैसे ये काम करता है। तो क्या है, जो चीज़ें उसके पास में है उससे उसको दूर की तरफ आपका शिक्षण जो है वो होना चाहिए। बच्चा सबसे पहले अपने आसपास की चीज़ों से समझता है। जैसे आपका जो EVS है उसकी थीम भी क्या है, आपकी आसपास है, मतलब बच्चा अपने सराउंडिंग की चीज़ों से समझता है। तो आप उसको सबसे पहले सराउंडिंग की चीज़ों से सिखाना स्टार्ट करें और फिर उसके बाद में उसे दूर की चीज़ें बताएं। फिर होता है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, मतलब कि साइकोलॉजिकल से लॉजिकल की तरफ जाना चाहिए। साइकोलॉजिकल मतलब क्या है, जो बच्चे की एज है उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को समझाना स्टार्ट करें और उसके बाद उसको आप क्या करेंगे, लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स की तरफ लेकर के जाएंगे, ठीक है। ये आपके टीचिंग के मैगजीम्स होते हैं। फिर होता है एनालिसिस टू सिंथेसिस, यानी कि पार्ट से होल की तरफ लेकर के जाना। बच्चे को क्या है, छोटी छोटी चीज़ें आप पहले सिखाएं और उसके बाद में आप उसको होल की तरफ लेकर के जाएं, एनालिसिस टू सिंथेसिस की तरफ लेकर के जाएं आप इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो सबसे फेवरेट है सीटेट की वो डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये तीन में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आता है आपका डिसलेक्सिया।
डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है? डिसलेक्सिया आपका लिखने से, सॉरी रीडिंग से रिलेटेड है। डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है? रीडिंग से रिलेटेड है। जब बच्चा पढ़ने में गलती करता है, जब बच्चा वाज को सो पढ़ता है, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका, लिखने में जिसको प्रॉब्लम है तो उस सॉरी रीडिंग में जिसको प्रॉब्लम है, पढ़ने में जिसको प्रॉब्लम है, उसको हम क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया कहेंगे। डिसग्राफिया, ग्राफ से मतलब आपका क्या रहेगा? राइटिंग। ग्राफ क्या होता है? आप लिखते हैं ना ग्राफ में, तो क्या होगा? राइटिंग से रिलेटेड है। जिस भी बच्चे को डिसग्राफिया है उसको राइटिंग में प्रॉब्लम होगी, बहुत ही पुअर हैंड राइटिंग हो सकती है, वर्ड्स में स्पेस देना उसको नहीं आता होगा, ठीक है। 12 को वो 21 लिख देगा। तो ये चीज़ क्या है? 12 को 21 अगर वो पढ़ रहा है इसका मतलब उसकी रीडिंग में प्रॉब्लम है, और लिख रहा है इसका मतलब उसको डिसग्राफिया है, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ में प्रॉब्लम होने से दूसरी चीज़ में बच्चे को प्रॉब्लम होती ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो याद रखेंगे, डिसलेक्सिया मतलब रीडिंग से प्रॉब्लम, रीडिंग की प्रॉब्लम। डिसग्राफिया मतलब राइटिंग से रिलेटेड। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर से रिलेटेड है, तो आपका क्या होगा? मैथमेटिक्स से रिलेटेड। जिस बच्चे को मैथ से प्रॉब्लम रहती है उसको हम क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया डिसेबिलिटी कहते हैं। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? मोटर स्किल्स में जिसकी प्रॉब्लम होती है, जो अपने आईज और हैंड्स का कोऑर्डिनेशन ना बैठा पाता हो, या जिसकी मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। PR से आप याद रख लेना, मैं हमेशा बताती हूँ, PER मतलब पैर, यानी जिसके हाथ पैर में प्रॉब्लम है, वो मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम है, तो उसको हम कहेंगे डिस्प्रेक्सिया, ठीक है। फिर आता है आपका डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब होता है लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में जिसको प्रॉब्लम होगी, बच्चे को जहाँ पे इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम होगी, जिसको 4 बातें कहनी तो है लेकिन वो कह नहीं पाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्फेजिया कहा जाता है। ADHD क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। जो बच्चा जिसके जो मतलब जिसके बच्चे के अंदर में अटेंशन नहीं कर पाता हो किसी चीज़ के लिए, आप उसको होमवर्क करने बैठा रहे हैं, चाहते हैं कि 5 मिनट के लिए वो अपना सारा ध्यान उस होमवर्क पे लगाए, लेकिन बच्चा नहीं लगा पा रहा है, ठीक है, अपने किसी भी चीज़ को 100% अटेंशन नहीं दे पा रहा है, बहुत ज़्यादा ही मतलब उछलना कूदना, एक सेकंड के लिए भी किसी एक जगह पे बैठ नहीं पाना, उसको हम क्या कहते हैं? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि एक्स्ट्रा एक्टिव रहना बच्चे का। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम क्या होता है? चेंजेस नॉट एक्सेप्टेबल। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कुछ बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती है बच्चे के अंदर में, ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के अंदर आती है। क्या होगा? बच्चा जो है चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कि आप उसको रोज रेड कलर के दूध में कप में दूध देते हैं, एक दिन आपने उसको येलो कलर के कप में दूध दे दिया, कहेगा नहीं मुझे तो रेड वाला ही चाहिए। मतलब चेंजेस को बहुत जल्दी से वो एक्सेप्ट नहीं करता है, बहुत जल्दी से सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो पाता है, बहुत जल्दी दोस्त नहीं बना पाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आपका डिसेबिलिटी ये होती है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग की, फटाफट से इनको देख लेते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन का प्रिंसिपल। लैंग्वेज को सिखाने के लिए सबसे बड़ा टूल, जब सबसे बड़ी प्री रिक्वेसिट एक पहली शर्त होती है, जो कि क्या होती है? आपकी मोटिवेशन होती है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लैंग्वेज को सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? एक अच्छा टीचर होना, बहुत अच्छे टीचिंग मटेरियल होना, एक अच्छा क्लासरूम होना, या फिर मोटिवेशन होना? तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे? एक पहली शर्त होती है जिसको हम प्री रिक्वेसिट कहा जाता है, वो क्या है? लैंग्वेज को सिखाने के लिए, लैंग्वेज लर्निंग के लिए, वो होता है मोटिवेशन। जब तक आप बच्चा मोटिवेट नहीं है, आप उसको सिखा नहीं सकते, बेशक आप दुनिया के बेस्ट टीचर हैं। सबसे पहले आपका काम होता है बच्चे को मोटिवेट करना। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, बच्चा क्या करता है? सबसे पहले इमिटेशन से सीखता है, नकल करके सीखता है, ठीक है। तो ये क्या है? लैंग्वेज लर्निंग का बच्चा का दूसरा प्रिंसिपल है इमिटेशन का। बच्चा नकल करके सीखता है, तो एज ए टीचर आपको क्या करना है? आपको उसको हमेशा एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है जिससे कि बच्चा इमिटेट भी करे तो सही इमिटेट करे। एज ए टीचर आपको क्या करना है? हमेशा सही प्रोनाउंस करना है, ताकि बच्चा आपको ठीक तरीके से आपको देख करके सीख सके, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, जो भी लैंग्वेज को आप सिखाना चाहते हैं उसका एक प्रिंसिपल ये भी है कि वो प्रैक्टिस में होनी चाहिए। जैसे आप इंग्लिश को सिखाना चाहते हैं, तो बेशक आप इंग्लिश की जितनी मर्जी कोचिंग ले लीजिए, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लेकर के आएंगे, आप उसको नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड मैनर, जब भी आप लैंग्वेज को सिखाते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, उसको आपको क्या करना है? इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाना है बच्चे को, ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन स्किल्स को भी जैसे हम इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाते हैं, तो इसी तरीके से लैंग्वेज लर्निंग को हमें इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाना है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जब भी आप लैंग्वेज को सिखाते हैं तो हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए लैंग्वेज क्लास में आपको एज ए टीचर जाना है। वहाँ पे 10 तरह के बच्चे आपको मिलेंगे, जो कोई होगा जो बहुत जल्दी चीज़ों को कैच कर लेता है, कोई होगा जो बहुत जल्दी चीज़ों को कैच नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए अपने टीचिंग को आगे बढ़ाना है। प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, मदर टंग को यूज़ करना कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, प्राइमरी लेवल पर खासकर, ठीक है। मदर टंग को भी यूज़ किया जाना चाहिए, जैसा कि NCF भी कहता है कि मदर टंग जो होता है वो बच्चे को बेस देता है किसी भी अदर लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो आप मदर टंग को कहीं ना कहीं
क्या करेंगे, रिसोर्स की तरह यूज़ करेंगे और आप उसको लेकर के चलेंगे क्लासरूम में, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। जिस भी लैंग्वेज को आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं उसकी हैबिट बनाना बहुत ज़रूरी है। बेशक बच्चा 4 लाइनें ही बोले, लेकिन उसकी हैबिट में आनी चाहिए जो लैंग्वेज है आप उसको प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑरल अप्रोच, यानी कि लिखने में तो हम सब कुछ सीख जाते हैं, इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स स्ट्रक्चर सब कुछ सीख जाते हैं, लेकिन ऑरल अप्रोच पे ध्यान नहीं देते, यानी कि कम्युनिकेशन पे ध्यान नहीं देते, उसके यूज़ पे ध्यान नहीं देते। तो हमें क्या करना है, ऑरल अप्रोच पे ध्यान देना है जिस भी लैंग्वेज को हम सिखाना चाहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जिस भी लैंग्वेज को आप सिखाना चाहते हैं उसके अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। बच्चे को जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा उस लैंग्वेज को सीखने में, बच्चा उसको नहीं सीखेगा, ठीक है। इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल ग्रेडेड मैनर में कुछ कुछ उसको रोज के कुछ सेंटेंसेस सिखा सकते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस जो डेली यूज़ में आते हैं वो आप उसको सिखा सकते हैं, जिससे कि उसका इंटरेस्ट जनरेट हो। कुछ लैंग्वेज गेम्स का यूज़ आप कर सकते हैं, टीचिंग मटेरियल का यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस से जितना हो सके हमें क्या करना चाहिए, लैंग्वेज को सिखाना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। जितना प्रोसेस नेचुरल होगा, बच्चा नेचुरल तरीके से सीखेगा, उतना ही वो लैंग्वेज को बेहतर तरीके से सीख पाएगा, ठीक है। फिर आता है रोल ऑफ ग्रामर इन टीचिंग। ये आपका एक और आपका जो है टॉपिक है इंग्लिश में। इसका क्या मतलब है, इस टॉपिक का मतलब ये है कि रोल ऑफ ग्रामर इन टीचिंग, मतलब आपकी जो टीचिंग है इंग्लिश की लैंग्वेज की या फिर हिंदी की भी, उसमें क्या है, ग्रामर का क्या रोल है आपका। तो ग्रामर हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम अपने जो एक लैंग्वेज है उसको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर देख सकें। जो आपके वर्ड्स हैं, जो बिखरे हुए वोकेबलरी है, उसको हम एक स्ट्रक्चर में पिरो सकें, उसके लिए हम ग्रामर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि कहाँ सब्जेक्ट लगाना है, कहाँ ऑब्जेक्ट लगाना है, कहाँ इज़म आर आना है, कहाँ वाज वर आना है, ये सब हमें कहाँ से पता चलता है, एक ग्रामर के स्ट्रक्चर से पता चलता है। तो इसमें 2 तरह की ग्रामर के बारे में हम बात करते हैं। एक होती है ट्रेडिशनल ग्रामर, जिसको कि हम फॉर्मल ग्रामर भी कहते हैं, और एक होती है फंक्शनल ग्रामर, जिसको हम इनफॉर्मल ग्रामर कहते हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर क्या होती है, मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका ग्रामर को सीखने का, मतलब हम बच्चे को ये बताते हैं यहाँ पे इज़ आएगा, यहाँ पे एम आएगा, यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे वॉज आएगा, यहाँ पे वर आएगा, और ज़िंदगी निकल जाती है ये रूल्स को रटते रटते, लेकिन इंग्लिश बोलनी हमें नहीं आ पाती फिर भी, है ना। वो एक तरीका होता है ट्रेडिशनल तरीका ग्रामर को सीखने का, जब हम बच्चे को रूल्स रटवाते हैं ग्रामर के लेकर के, ठीक है। फंक्शनल ग्रामर क्या होती है, जब हम इनफॉर्मल तरीके से बच्चे को सिखाते हैं, जब कॉन्टेक्स्ट में बच्चा ग्रामर को सीख जाता है, उसको अलग से बैठा करके नहीं सिखाया जाता है कि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, इज़ एम आर है, कुछ है, ठीक है। वो क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट में सीख जाता है। जैसे हम अपनी मदर टंग को एक्वायर करते हैं, वैसे ही फॉरेन में जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उनको ग्रामर अलग से नहीं सिखाई जाती है, वो क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर को सीख जाते हैं, ठीक है। ग्रामर को सीखने के 2 मेथड यहाँ बताए गए हैं, जो कि पहला है डिडक्टिव मेथड, दूसरा है इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, वही सेम आपका ट्रेडिशनल ग्रामर की तरह रूल्स रटवा दिए जाते हैं बच्चे को, लेकिन 4 लाइनें भी उसको बोलने के लिए कहा जाए इंग्लिश में तो शायद वो नहीं बोल पाएगा, ठीक है। तो ये रोट मेमोराइजेशन को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, जब हम ग्रामर को कॉन्टेक्स्ट में सिखाते हैं। भाई बच्चे को आपने क्या किया कि कुछ सिचुएशंस दी जिस पे बात करने के लिए दे दिया, ग्रुप डिस्कशन दे दिया, कोई टॉपिक दे दिया जिस पे बात करनी है बच्चे को, ठीक है। तो क्या होगा, इंडक्टिव मेथड होगा। जब हम, जैसे कि आजकल आप देखते होंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में इस चीज़ को कंपलसरी कर दिया जाता है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, जैसा भी बोलो लेकिन इंग्लिश में ही बोलना है। तो क्या हो गया, ये एक इंडक्टिव तरीका हो गया इंग्लिश को सिखाने का, ग्रामर को सिखाने का, ठीक है। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड कौन सा होता है, जिसको हम बाइलिंगुअल भी कहते हैं और जिसको हम सैंडविच टेक्निक भी कहते हैं। सैंडविच टेक्निक का मतलब क्या होता है, जब आप यहाँ टारगेट लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, बीच में थोड़ी सी मदर टंग इस्तेमाल करते हैं और फिर से टारगेट लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आपने बच्चे को कहा दिस इज़ अ कैट, ठीक है, दिस इज़ अ कैट, फिर आपने थोड़ा सा मीनिंग बताया, अच्छा ये एक बिल्ली है, फिर आपने कहा दिस इज़ अ कैट। तो आपने क्या किया, पहले उसको इंग्लिश में समझाया, फिर उसको मदर टंग में थोड़ा सा बताया और फिर उसको इंग्लिश में फिर से रिपीट किया। इसको हम कहते हैं सैंडविच टेक्निक। जो इसके अंदर की जो फीलिंग होती है सैंडविच की, उसके ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों क्या होते हैं आपके, वो आपकी टारगेट लैंग्वेज होती है, इंग्लिश होती है, लेकिन जो बीच की फीलिंग होती है वो क्या होती है, आपकी मदर टंग होती है। तो इसको हम कहते हैं सैंडविच टेक्निक। कोरिलेटिव मेथड क्या होता है, जब आप चीज़ों को रिलेट करके सिखाते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करके ग्रामर को सिखाते हैं, उसको हम कहते हैं कोरिलेटिव मेथड, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से कौन सा टॉपिक है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो कौन कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, किस किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका ऑडियो एड्स, ठीक है। ऑडियो एड्स क्या होते हैं, जिनको कि हम सुन करके आप क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं, जिनको सुन करके हम सीखते हैं, ठीक है। ऑडियो एड्स में क्या आ गया आपका, जैसे कि आपका रेडियो आ गया,
ठीक है, जिसमें क्या आ गया आपका, रेडियो आ गया आपका, ठीक है, हेडफोन आ गया, जिसको कि सुन करके आप क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, किसी भी ज्ञान को लेते हैं। विजुअल एड क्या होते हैं, जिनको हम देख करके, ठीक है, जिसको क्या करते हैं, हम देख करके आप क्या करते हैं, टीचिंग करवाते हैं, जिसको देख करके बच्चे जो हैं वो सीखते हैं। जैसे कि आपका जो पोस्टर हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट हो गया, आपका चार्ट हो गया, मैप्स हो गया, ये सारी क्या हो गया आपकी विजुअल एड होगी। ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सब क्या है, विजुअल एड्स है, जिसको देख करके बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, जिसमें आप सुन भी सकते हैं जिन एड्स के थ्रू, और जिन मटेरियल के थ्रू आप देख भी सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में अगर कोई फिल्म है जिसमें साउंड भी है, तो वो क्या होगा आपका, ऑडियो विजुअल होगा। टीवी में अगर आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं तो क्या होगा, ऑडियो विजुअल ऐड होगा आपका। ठीक है, फिल्म प्रोजेक्टर हो गया, तो ये क्या है आपका, ऑडियो विजुअल ऐड है, जिसमें कि आपको सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या होती है, लैंग्वेज लेबोरेटरी एक तरीके की भाषा प्रयोगशाला जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको एक हेडफोन दिया जाता है जिससे कि आप लैंग्वेज को सुनते हैं बहुत ध्यान से। एक लैंग्वेज को सीखने का एक तरीके से कहा जाए तो एक माहौल तैयार किया जाता है पूरी तरीके से, कि आप लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सुनते हैं ध्यान से, फिर उसके बाद में आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते हैं, और फिर उसको वो आपको मतलब बोल करके भी देखना होता है। तो वो होता है आपका लैंग्वेज लेबोरेटरी। रियल ऑब्जेक्ट एज TLM, रियल ऑब्जेक्ट्स को TLM की तरह भी यूज़ किया जाता है। एक अब आपका TLM होता है रियल ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना। रियल ऑब्जेक्ट यानी कि जैसे कि आपको बाहर जो है गार्डन में ट्री के बारे में अगर कुछ बताना है, तो आप उसको किसी फिल्म में प्रोजेक्टर में दिखाने की बजाय आप बाहर लेके चले जाओ बच्चों को, और जो रियल ट्री है उसके बारे में बताओ कि ये देखो, ये आपका पेड़ है, ये इसकी पत्तियां हैं, ये इसका जड़ है, और ये फलाना फलाना। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका रियल ऑब्जेक्ट एज TLM। ICT क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो मटेरियल होता है जिससे कि आज आप लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। कोरोना आया और बहुत सब चीज़ें हुई, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, आप लोग आराम से पढ़ पा रहे हैं। इंटरनेट के थ्रू पढ़ पाना, ई-बुक्स के थ्रू पढ़ पाना, वो क्या हो गया आपका ICT में आता है। फिर आती है आपकी टेक्स्ट बुक, जो कि ज़माने से आप लोगों के साथ में रही है हमेशा से। तो टेक्स्ट बुक क्या होती हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक के मामले में एक चीज़ आपको याद रखनी है, टेक्स्ट बुक क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज का सोर्स है आपके लिए। ठीक है, जिससे कि आप चीज़ों को सीखते हैं, सर्वे सर्वा नहीं है बिल्कुल कि सब कुछ ही आपकी टेक्स्ट बुक है। ठीक है, टेक्स्ट बुक के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता आपका, ऐसा नहीं है। बट टेक्स्ट बुक क्या है, आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, आपके लिए बहुत यूज़फुल होती हैं, बट सिर्फ क्या है, एक नॉलेज का सोर्स है आपके लिए, सब कुछ नहीं है टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाते हैं फटाफट से, जो लास्ट टॉपिक है आज का, रेमेडियल टीचिंग, जिसमें कि सबसे पहले आता है डायग्नोस्टिक टीचिंग और फिर आता है आपका रेमेडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक टीचिंग में क्या किया जाता है, दोनों से क्वेश्चन आता है यहाँ पे। डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होता है उसको समझेंगे, और फिर समझेंगे रेमेडियल टीचिंग क्या होता है। तो डायग्नोस्टिक का सीधा सीधा मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब आप किसी भी प्रॉब्लम के बारे में पता करते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को कहते हैं कि मुझे भाई बुखार हो गया, तो डॉक्टर क्या करेगा, सबसे पहले आपको कोरोना की मेडिसिन थोड़ी दे देगा जाते ही, वो क्या करेगा, आपको डायग्नोस करेगा, आपका टेस्ट करवाएगा, लैब भेजेगा, आपको ब्लड टेस्ट करवाएगा, और फिर क्या करेगा, पता करेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। तो डायग्नोस में क्या किया जाता है, डायग्नोस में आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी लर्निंग में क्या गैप रह गया है, आपको कहाँ किस एरिया में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, उसका पता लगाया जाता है। आपको याद रखना है, डायग्नोस का काम यही खत्म हो जाता है कि आपकी प्रॉब्लम का सिर्फ पता लगाया जाता है। यहाँ पे कोई भी इलाज नहीं किया जाता है। डायग्नोस्टिक टीचिंग में कोई भी रेमेडी आप बच्चे को नहीं देते हैं। रेमेडियल टीचिंग में आप उसको रेमेडी देते हैं। जो भी आपने देखा डायग्नोस टीचिंग के दौरान, टेस्टिंग के दौरान देखा आपने कि डायग्नोस टेस्टिंग के दौरान आपने ये देखा बच्चे को इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, ये कॉन्सेप्ट उसको क्लियर नहीं है, ये उसकी लर्निंग में गैप रह गया है, तो उसकी आप उसको क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में उसको रेमेडी देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप डॉक्टर आपको क्या करता है, अगर आपको सर्दी जुकाम है तो आपको सर्दी जुकाम की दवाई देगा, उठा करके कोरोना की नहीं दे देगा। इसी तरीके से क्या करते हैं हम, तो आपको याद रखनी है ये चीज़। डायग्नोस्टिक टीचिंग में क्या करते हैं, हम सिर्फ लर्निंग के गैप्स का पता लगाते हैं, और रेमेडियल टीचिंग में क्या करते हैं, हम उनको रेमेडी देते हैं। और रेमेडियल टीचिंग की जो एक सक्सेसफुल रेमेडियल टीचिंग होती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि रेमेडियल टीचिंग की सफलता जो है वो किस पर निर्भर करती है, तो आप क्या कहेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट पर निर्भर करती है। क्योंकि जब तक आप बच्चे की बीमारी का, प्रॉब्लम का पता ठीक से नहीं लगाएंगे, बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ है, तब तक आप उसको ठीक रेमेडी नहीं दे सकते। बिल्कुल डॉक्टर वाला एग्जांपल, जब तक बीमारी का ठीक से पता नहीं होगा तो आपको रेमेडी ठीक तरीके से नहीं दी जा सकती है। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये मेरी तरफ से एक प्रयास था जिसमें कि मैंने आपको पूरा इंग्लिश पेडागोजी का सिलेबस जो है वो एक वीडियो में डिस्कस किया है। तो आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे भी थोड़ी खुशी हो कि मैंने जो एक आप लोगों के लिए एक एफर्ट किया है, ठीक है, वो आप बहुत सारे बच्चों तक पहुंचा पाएँ। ठीक है, तो थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।